Good morning, children. I'm Dr. Manju Ambia. Today we will continue with the topic genetic engineering. In the previous video, we had studied identification and isolation of desired gene. ठीक है, हमने उसमें आइडेंटिफिकेशन किया डीएनए का एक ऑर्गेनिज्म में एंड फिर हमने उसको आइसोलेट किया। आइसोलेशन के लिए हमने क्या किया था, हमने उस डीएनए को कट किया फ्रैगमेंट्स में बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो फ्रैगमेंट आपने कट कर लिया, उस फ्रैगमेंट को आपको अलग करने के लिए हमने जो टेक्निक यूज़ की थी दैट वाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो फ्रैगमेंट था, उस फ्रैगमेंट की हमने बहुत सारी कॉपीज बनाई, ठीक है। दैट वो देवर एम्पलीफाइड बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो we will start with the second step of genetic engineering, that is the selection of cloning vector। ठीक है, डिजायर्ड जीन जो था उसको हम क्या करेंगे, टारगेट प्लांट और एनिमल तक पहुंचाने के लिए हम एक डीएनए की हेल्प लेते हैं, ठीक है, जैसे हम कैरियर भी कहते हैं। एंड ये जो कैरियर है इसको हम क्लोनिंग वेक्टर भी कह सकते हैं या फिर हम इसे जो है व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर्स है इनमें कुछ खास बात होनी चाहिए, तभी ये एक वेक्टर का रोल जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड वो जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर की, चलो उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर इज इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इन द होस्ट सेल, वो रेप्लिकेट कर पाए। एंड रेप्लिकेशन के लिए जो है एक सीक्वेंस चाहिए होता है बेसिस का, जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, एंड दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, उस पोर्शन को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। हम कॉपीज बनाएंगे अपने डीएनए की, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये अपनी कॉपीज जो होती है अपने आप बनाता रहता है ऑटोनोमसली इन दी होस्ट सेल। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर शुड बी इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस इन दी होस्ट सेल, हम बहुत आसानी से उसे होस्ट सेल में डाल पाएँ, ठीक है। आगे जब हम और स्टेप्स पढ़ेंगे तब इसमें ये आएगा इंट्रोडक्शन वेक्टर की कैसे होती है होस्ट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, दे शुड कंटेन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स। ये जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं, दीज आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जहाँ पर कि आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट लगाएगा, ठीक है। एंड ये जो कट है वहीं पर आपका फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी कर दे और बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है मतलब बदलाव जो लाए, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, ठीक। ये बदलाव जो होना चाहिए बहुत आसान होना चाहिए और बहुत परफेक्ट होना चाहिए, ठीक। एंड जो आपका वेक्टर होना चाहिए उसमें कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे कि उसमें प्रमोटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स होने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक। ये जो प्रमोटर एंड ऑपरेटर जो है ये हम ट्रांसक्रिप्शन में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम वेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। एंड जो मेजर 3 वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, दैट आर प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज एंड कॉस्मिड। सबसे पहले हम प्लाज्मिड ले लेते हैं। जो ये प्लाज्मिड थे, दीज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम हीज एंड जॉर्ज लेडरबर्ग इन 1952 इन बैक्टीरियल सेल। वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक। अब उनमें ये देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है, उनमें ये जो आपका बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए के आसपास आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही है, यानी कि ये प्रोकैरियोट है। एंड इसके साथ जो है ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये है प्लाज्मिड्स, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं एंड क्लोज सर्कुलर डीएनए है, जो कि नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका मेन डीएनए के अलावा जो है डीएनए है जो कि बैक्टीरिया के पास होता है, एंड ये खुद से रेप्लिकेट भी कर सकता है। एंड दे हैव मार्कर साइट्स, मार्कर साइट्स यानी उनमें सेलेक्टेबल मार्कर साइट्स होती हैं जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ इस बात को बहुत आसानी से अलग कर पाएगा, ठीक। एंड जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं इनमें कितने, इनमें 3 जीन से 1000 जीन्स भी हो सकते हैं, ठीक। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था दैट वाज PBR322 प्लाज्मिड, जो कि कंस्ट्रक्ट किया था बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स ने 1977 में। इनमें जो है 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी, मतलब जो आपके 8 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इनमें कटिंग कर सकते थे। ये देखिए, ये हमने दिए हैं यहाँ पे, HIND3, BAMH1, SAL1, SVU2, ये सब के सब जो है ये जो है आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं।
ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इनका जो है नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं ये बैक्टीरिया से ही आइसोलेट होते हैं और इनका जो नॉमेनक्लेचर है ये उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब इनमें जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स भी हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स में एक एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंट साइट है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है, ठीक। अगर यहाँ से हम इस पोर्शन को रिमूव करते हैं, यानी कि अगर ये वाला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है, तो यहाँ पे आप फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी। मतलब आप जो ये वाला प्लाज्मिड है, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रह गया। मतलब टेट्रासाइक्लिन अगर इसके ऊपर गिरेगी तो ये प्लाज्मिड मर जाएगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एंटीबायोटिक उनको मार देते हैं। तो जो आपका टेट्रासाइक्लिन है वो भी एक एंटीबायोटिक है। तो अगर यहाँ से ये वाला जीन हट जाएगा जो कि रेजिस्टेंस दे रहा था उसको, तो आपका जो पूरा का पूरा बैक्टीरिया है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा जिस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन होगा। तो आप ट्रांसफॉर्मेंट्स को पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक। अब यहाँ पे ओराई भी है, ओआरआई, ठीक। ये जो ओआरआई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट है, यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक। इसके अलावा जो है आपका आरओपी भी होता है प्लाज्मिड में, जो कि कोड करता है प्रोटीन्स के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक। ये प्रोटीन्स जो है ये एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट आर बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं ये वो वायरस हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक। इन्फेक्शन कर देते हैं बैक्टीरिया में, ये ऐसे वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफाज आर एक्चुअली वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स, ठीक। इनमें जो मेन है दैट इज लेमडा एंड M13 बैक्टीरियोफाजेस, जो कि बेटर वेक्टर हैं प्लाज्मिड से। ऐसी क्या खास बात है इनमें कि जो कि ये प्लाज्मिड से अच्छे वेक्टर बन जाते हैं। ये बहुत बड़े डीएनए फ्रैगमेंट को, यानी कि 24 केबी फ्रैगमेंट को जो है वो क्लोन कर पाते हैं, ठीक है। जो आपका प्लाज्मिड है वो उतने ज़्यादा बड़े पार्ट को क्लोन नहीं कर पाता है, लेकिन जो आपका बैक्टीरियोफाज है ये 24 केबी के डीएनए फ्रैगमेंट को भी क्लोन कर पाता है। एंड इट प्रोड्यूस प्लेट एरिया दैट मेक्स टेस्टिंग ईजियर। अब जो आपका बैक्टीरियोफाज है इसको आपको किसी एंटीबायोटिक के मीडियम में ग्रो करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। इसमें क्या करेगा, एक प्लेक एरिया बन जाएगा। जैसे जिस प्लेट में आप इसे ग्रो कर रहे होंगे वहाँ पे एक प्लेक एरिया बन जाएगा। प्लेक एरिया एक्चुअली क्या होते हैं, क्लियर जोन्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं लॉन ऑफ सेल्स में। मतलब वो पूरी की पूरी प्लेट जिसमें कि सेल ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्लियर एरिया नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो प्लेक कहलाता है। अब आ गया लेमडा बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है M13 से, ठीक है। दो बोले हमने बैक्टीरियोफाज, लेकिन उसमें से लेमडा जो है बैक्टीरियोफाज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्ट कर पाता है ई कोलाई को। उसका जो है ये जो है विरुलेंट है उसके लिए, उसको डिजीज़ कर पाता है ई कोलाई को, ठीक है। इट हैव लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए, दोनों तरह के डीएनए है इसके अंदर। लीनियर भी है एंड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल भी है। एंड अननेसेसरी पार्ट कैन बी रिमूव्ड एंड लार्ज फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी इंसर्टेड इन इट, ठीक है। जो पार्ट लैम्डा बैक्टीरियोफाज में नहीं चाहिए होता है उस फॉरेन डीएनए को जो है उसको अटैच करने के लिए जो है हम बाकी के पार्ट को जो कि नहीं चाहिए उसको रिमूव करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये लैम्डा हमें इतनी सहूलियत देता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है दैट इज कॉस्मिड। कॉस्मिड जो है ये एक हाइब्रिड है, यानी कि दो चीज़ों से मिलके बना है। एक है प्लाज्मिड एंड दूसरा पार्ट है इसका लेमडा बैक्टीरियोफाज का। एंड ये डेवलप किया था बारबरा हॉर्न एंड जॉन कॉलिन ने 1978 में। जो प्लाज्मिड का डीएनए सीक्वेंस होता है इसमें एंड साथ में कॉस साइट होती है बैक्टीरियोफाज की, ठीक। जो कि इसको एक हाइब्रिड बनाती है कॉस्मिड को। कॉस्मिड PLFR5 जो होता है इसमें 2 कॉस साइट्स होती हैं, 6 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं, इसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी सेलेक्टेबल मार्कर है इसके पास भी। सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इनके अलावा जो है ये 3 जो है ये मेन थे हमारे चैप्टर है। इनके अलावा जो है फ्रैगमिड्स भी यूज़ होते हैं, शटल वेक्टर भी यूज़ होते हैं, ट्रांसपोसोन भी यूज़ होते हैं। जो फ्रैगमिड्स होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड है। जो शटल वेक्टर है ये एक्चुअली शटल कर पाते हैं, मतलब कि
दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है ये ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप प्रोकैरियोट भी ले सकते हैं, प्रोकैरियोट का इकोलाई होता है, और यूकैरियोट में आप यीस्ट भी ले सकते हैं, जिनके बीच में ये जो है आप वेक्टर को शटल कर सकते हैं, दोनों में यूज कर सकते हैं आप इसको। ठीक। एंड दूसरा जो आपका नेक्स्ट है दैट इज द ट्रांसपोसोम, जिनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं। दीज आर द क्लास ऑफ जेनेटिक एलिमेंट्स दैट कैन जंप टू डिफरेंट लोकेशन विद इन ए जीनोम। ठीक है, जीनोम में ये अलग अलग पोर्शन पे जंप कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट अब हमारा वो पार्ट आ गया, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन द क्लोनिंग वेक्टर। ठीक, अभी हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ सेलेक्ट किया था क्लोनिंग वेक्टर को। अब हमने जो डिजायर्ड जीन था, अब हमने उसको यहाँ पे अटैच करना है वेक्टर के साथ। ठीक है, अब जो जैसे जिस एंजाइम से आपने डिजायर्ड जीन को काटा था, उसी एंजाइम से आप वेक्टर को कट करेंगे, तभी स्टिकी एंड्स बनेंगे। स्टिकी एंड बनने की वजह से ही जो है अटैचमेंट बहुत अच्छे से हो पाती है, इसको हम लाइगेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो क्लीव करेंगे हम एक साइड पे, जो हमने बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ये जो क्लीवेज होता है इट कन्वर्ट्स द सर्कुलर प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जो हमने क्या बोला था, गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, अब इनको लीनियर करेंगे हम। अब लीनियर पोर्शन पे जो है हम अटैच कर देते हैं फॉरेन डीएनए, एंड फिर हम लोग जो है इन दोनों को फिर से अटैच कर देंगे, यानी फिर से वो सर्कुलर बन जाएगा, एंड इट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक, अब जो ये आपको मिला, दिस इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और सर्कुलर हाइब्रिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होता है इसको आप बैक्टीरिया में अब ट्रांसफर कर देंगे ताकि ये रेप्लिकेट कर पाए। अब कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं ना, ये टेम्परेली जो है न्यूक्लियोइड के साथ भी अटैच होते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है, जो आपका मेन क्रोमोसोम पार्ट होता है, जो मेन जीनोम होता है बैक्टीरिया का, जिसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसके साथ जब ये टेम्परेली अटैच हो जाता है प्लाज्मिड, उसे हम बोलते हैं एपिसोम्स। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन जो होगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीप्लिकेशन होनी है होस्ट सेल में, एंड ये जो होगी बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन होगी। ठीक है, इसके लिए मेनली जो हम ई कोलाई की हेल्प लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन जीन एंड इट्स ट्रांसफर इन द अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है मार्कर जीन यूज किए जाते हैं। मार्कर जीन यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल, एंड इसके लिए हम लोग अलग अलग जो है एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिया है वो दिया है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन का। जैसे पहले मैंने जो आपको बताया टेट्रासाइक्लिन या एम्प्लिसिलिन जो है, आप सेलेक्टेबल मार्कर जो है उससे आप पता लगाएंगे कि आपका जो जीन है वो डिज़ायर्ड जीन अपने जो है प्लाज्मिड से अटैच हो गया या नहीं हुआ। ठीक, रिपोर्टर जीन जो होते हैं ये चेंज ले आते हैं फिनोटाइप में। ठीक, आपको ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख के ही मालूम चल जाएगा। जैसे कि ल्यूसिफ्रेज एंजाइम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फायरफ्लाई। फायरफ्लाई यानी जुगनू। जुगनू में जो आपका लाइट प्रोड्यूस होती है ल्यूसिफ्रेज एंजाइम की वजह से होती है। तो ये जो ल्यूसिफ्रेज जीन है ये जो है बायोल्यूमिनेंस क्रिएट करता है, तो ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करें तो आपको जो है चेंजेस आएंगे उस फिनोटाइप में, और आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक, फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। इसमें क्या है, एलियन डीएनए जो होता है इसको हम इंसर्ट कर दिया हमने क्लोनिंग वेक्टर में। अब जब आपका वो ट्रांसफर हो गया होस्ट सेल में, तो अब वहाँ पे डीएनए मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो होता है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाने वाला है, क्योंकि जितने भी आपका डीएनए है अल्टीमेटली उस डीएनए का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन बनाना। ठीक, तो यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया इंसुलिन का, जो इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो उनके लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन जो बाहर बनती है वो हम देते हैं उनको। ये जो इंसुलिन है इनमें जो होता है हम ई कोलाई में इसको प्रोड्यूस करते हैं, एंड फिर ये मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक, अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए को, फिर उसे कट करेंगे रिकॉग्निशन साइट पे बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक, फिर ये कट फ्रैगमेंट जो है उसको हम सेपरेट करते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड फिर हम उसे एम्पलीफाई करेंगे, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं बाय पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, अब जो आपका डीएनए फ्रैगमेंट है उसको क्लोनिंग वेक्टर में जो है हम अटैच करेंगे बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। ठीक, अब जो है जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल में। होस्ट सेल जो है जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कल्चर करेगा बायोरिएक्टर्स में,
ठीक है, ताकि प्रोडक्ट बन सके। बायो रिएक्टर्स जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे कि हम होस्ट सेल को डाल देंगे, जैसे ई कोलाई को हमने डाला जिसके अंदर की रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, उसको बायो रिएक्टर्स में हमने ग्रो किया ताकि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। ये जो प्रोडक्ट है वो बाद में सेपरेट किया जाता है और प्यूरिफाई किया जाता है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसको बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, पूरा टेस्टिंग होती है उन सबकी, एंड फिर उसको मार्केट में पहुंचाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट से आप मतलब समझ ही गए होंगे, चाहे वो कोई दवाइयाँ हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे वैक्सीन हो, ये सब चीज़ें क्या हैं एक्चुअली प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप बायोटेक की मदद से जो है पाते हैं। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस पार्ट, वी विल बी कमिंग विद द थर्ड पार्ट सून।